बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स है उसमें से प्रोटीन्स जो कि प्रीवियसली डिस्कस करते आ रहे थे कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, उनके अंदर से टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा। हम लोग ने इसके अंदर देखना है बेटा कि प्रोटीन बुनियादी तौर के ऊपर बनता किस तरीके से है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा पेचीदा होता है। हाईली कन्वुलेटेड, बहुत ज्यादा कन्वुलेटेड मौजूद होता है, वो फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। हाईली स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, मखसूस होता है। और उसकी मखसूसियत जो होगी ना वो हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी भी स्पेसिफिक होती है, उसका स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक होता है, उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्टिविटी, हर चीज होती है वो स्पेसिफिक होती है। दैट्स व्हाई दे आर हाईली स्पेसिफिक। अब इसके अंदर से अगर हम लोग देखते हैं ना बेटा, हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर एक्टिविटी, ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले जो आता है वो हमारे पास आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं जो बुनियादी चीज होती है ना वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर डेफिनेशन के अंदर या प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, कंप्राइजेज यानी कि बयान करता है नंबर, मिकदार को, सीक्वेंस तरतीब को, किस चीज की, अमाइनो एसिड्स की, किसी भी प्रोटीन। यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये उस चीज को डिटरमाइन करता है कि जो मिकदार है अमीनो एसिड की वो कितनी होगी और उनकी तरतीब कैसे होगी। अगर बेटा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसकी मिकदार के ऊपर। यानी कि इसमें ये होगा कि अगर अमीनो एसिड की मिकदार तब्दील हो जाएगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की नेचर, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाएगी। इसी तरीके से अगर उसकी तरतीब, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएंगे, तो वो भी बेटा उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करवा देते हैं, वो भी उसकी को डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर हम लोग देख लें, लेट्स सपोज एक प्रोटीन है, उसमें ना 3 जो है वो अमीनो एसिड जो जुड़े हुए हैं, यानी कि ब्लैक वाला सेंटर में, रेड वाला इस साइड पे, ब्लू वाला इस साइड पे। अगर इसमें हम लोग ये कर दें 2 अमीनो एसिड करना है, पहले 3 थे 2 कर दिए, प्रोटीन चेंज हो जाएगा, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज सारा कुछ चेंज हो जाएगा। इसके अलावा पहले तो ब्लैक सेंटर में था, अब हम लोग ये करें ब्लैक को साइड पे कर दें, हेड को सेंटर में कर दें, फिर भी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यूं कर दें कि ब्लू को लगा दें सेंटर में, ब्लैक को रेड लगा दें साइडों के, तब भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। फिर ये कर दें कि ब्लू इस साइड पे आ जाए, ब्लैक सेंटर में आ जाए, रेड इस साइड पे आ जाए, तब भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। सही है। तो मकसद ये होता है कि उनकी जो तरतीब होती है, ये किस तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं, वो तरतीब डिटरमाइन करवाती है। उसके अलावा उनकी मिकदार जो होती है ना वो डिटरमाइन करवाती है कि आया जो हमारा प्रोटीन हमें मिल रहा है वो प्रोटीन किस तरीके का होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेगा, वो रिएक्शंस कैसे करेगा, या हमारी बॉडी के अंदर कैसे चीजें बनाएगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं हमारे हेयर्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, नेल्स प्रोटीन है, हमारा ये जो गोश्त मीट वगैरह होता है इसके अंदर भी प्रोटीन होती है। तो बेटा सभी के अंदर प्रोटीन की जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है वो चेंज हो जाती है। इसी बुनियाद के ऊपर वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंशिएट करवा देते हैं। सबसे पहले एफ सेंगर नाम का साइंटिस्ट था जिसने स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस जो प्रोटीन्स की थी ना, सीक्वेंस और अमीनो एसिड्स की थी, उसको बयान करवाया। यानी कि जो एफ सेंगर था इसने जो स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी कि जो मखसूस तरतीब होती है उसके बारे में बयान किया था कि ये डिटरमाइन करता है, यानी कि बताता है। कौन बताता है? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, कि न्यूक्लियोटाइड किस तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं डीएनए में। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही बेटा, बायो के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है, 10th की केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना,
पेंटोज शुगर, जिसको राइबोज शुगर का भी नाम देते हैं, फास्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। उनकी अरेंजमेंट बताती है कि आया एडेनिन पहले आ रहा है, ग्वानिन पहले आ रहा है, साइटोसिन पहले आ रहा है, थायमीन पहले आ रहा है। उनकी सीक्वेंस ही बताएगी कि उसने प्रोटीन को किस तरीके से बनाना है, उनकी मिकदार किस तरीके से लेके आनी है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि डीएनए हेरिडिटी के अंदर रोल प्ले करता है, उसी बुनियाद के ऊपर जो होगा ये न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन होगा। अब आगे बेटा मैंने ना यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना है, या ये भी बोल सकते हैं प्रोटीन बनता जैसे। इसमें ये है, एक अमाइनो एसिड ये ले लिया, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड तीन लिए हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हो। होगा ये कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, इसमें से OH और ये जो अमाइनो ग्रुप है इसमें से H, ये मिलेंगे आपस में, मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। इधर से OH, इधर से H, ये मिलेंगे मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। ये OH किसी और H के साथ मिलेगा, मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल। ये H किसी और OH के साथ मिलेगा, मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। और फिर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, अल्काइल, हाइड्रोजन, कार्बोनाइल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, अल्काइल, हाइड्रोजन, कार्बोनाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, अल्काइल, हाइड्रोजन, कार्बोनाइल, यूं बेटा। फिर ये नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन अब इस कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड कर लेगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड कर लेगा, ये कार्बोनाइल किसी और नाइट्रोजन के साथ, और ये नाइट्रोजन किसी और कार्बन के साथ बॉन्ड कर लेगा। इस तरीके से इनके अंदर बनने वाले ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स का नाम देते हैं। तो यूं क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। पॉली का मतलब है कि बहुत ज्यादा सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, और वो जो ज्यादा सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे वो ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन किस टाइप का बनाना है उसकी बुनियाद के ऊपर ही होंगे। जैसे हम लोग इंसुलिन में देखते हैं तो 54 होंगे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए एक सीक्वेंस के साथ। अगर हम लोग उसी की जगह के ऊपर देख लेते हैं जो हीमोग्लोबिन है उसमें 546 होते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन की नेचर, किस तरीके का प्रोटीन बनाना है उसी के ऊपर जो नंबर है यानी कि मिकदार है वो डिपेंड करती है किसकी, अमाइनो एसिड। इसके अलावा ये जो ऊपर मौजूद हमारा बेटा है ना अल्काइल ग्रुप, ये वाला, इसकी जगह के ऊपर हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि माइनर और मेजर एलिमेंट्स जो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। तो इसकी जगह के ऊपर आयरन भी आ सकता है, फिर इसकी जगह मोलिब्डेनम भी आ सकता है, बाकी भी सल्फर वगैरह भी आ सकते हैं। तो वो क्या बताएंगे, वो बताएंगे कि प्रोटीन किस तरीके का बनना है। जैसे ही ये अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा, आर वाली पोजीशन चेंज हो जाएगी, उस आर वाली पोजीशन की चेंज होने की बुनियाद के ऊपर प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी, खसूसियत भी, और प्रोटीन की जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप की बुनियाद के ऊपर जो होगा ना वो आ जाएगा। फिर इसके अलावा बेटा एक और चीज भी जहन में रखना, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जस्ट एंड ओनली फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होती है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स आपस में लिंक करते हैं जस्ट एंड ओनली। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी प्रोटीन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, यानी कि हम लोग ये बोले कि प्रोटीन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, तो नहीं, वो नहीं होता। इसमें जस्ट एंड ओनली क्या होता है, इसमें जस्ट एंड ओनली जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो मिलते हैं, मिलकर पॉलीपेप्टाइड ये चेन बनाते हैं, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अल्फा और बीटा चेन्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जहन में रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ फॉर्मेशन होती है पॉलीपेप्टाइड की, प्रोटीन की नहीं। तो प्रोटीन जो है उसके बनने के मेजर काम है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर से शुरू होता है, यानी कि जो सबसे छोटा जो सिंपल प्रोटीन भी होगा ना वो सबसे पहले बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर से ही रेजिस्टेंस अपने स्टार्ट करवाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ पेप्टाइड यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने बनेंगे, बॉन्ड ये वाले जो हमने डिस्कस किए ये कितने बनेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे एन की वैल्यू के ऊपर। एन क्या होता है, एन होता है बेटा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि कितने अमाइनो एसिड्स उस चेन में मौजूद हैं। जैसे हम लोग इसी चेन में देख लेते हैं
एक दो तीन, तीन अमीनो एसिड्स मौजूद है ना बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ पेप्टाइड देखें तो 3 - 1 कर देंगे, टोटल कितने आएंगे, 2 पेप्टाइड बॉन्ड उसमें मौजूद हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक और एक दो, ये तो किसी और अमीनो एसिड आएगा फिर भी बनेगा, ये भी और अमीनो एसिड आएगा तो फिर भी बनेगा। अगर वो यहाँ पे पूछ ले कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे लिखेंगे बेटा, n-1, n होगा नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, -1 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी के साथ अगर वो पूछ ले कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, तो जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतने ही वाटर, क्योंकि एक पेप्टाइड बॉन्ड उस टाइम बनता है जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH जो जुड़ा हुआ है वो, और जो अमाइनो ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, तब पेप्टाइड बॉन्ड का बनता है। ये चीज हम लोगों ने यूज है। फिर इसके अलावा बेटा जो अमाइनो एसिड है ना, उसमें कुछ हद तक पोलैरिटी भी मौजूद होती है। जैसे आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ना ज़्विटर आयन डिस्कस किया था, वो चीज यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, तो इसमें पोलैरिटी भी कुछ हद तक मौजूद होगी। वो कैसे, अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। इसी तरीके से जो अमाइनो ग्रुप है इसमें, उसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसके अलावा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है। तो एसिड है ना ये कार्बोक्सिलिक, ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड हम लोग बड़ा उस चीज को बोलते हैं जब पॉजिटिव खारिज करता है। तो ये चूंकि एसिड है इस वजह से H पॉजिटिव दे देगा, और वो H पॉजिटिव जब देगा तो वो किधर जाएगा, वो यहाँ से H पॉजिटिव चला जाएगा नाइट्रोजन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, अल्काइल, हाइड्रोजन, कार्बोनाइल और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव का चार्ज, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल गया और इसके पास लोन पेयर था, इसने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर दिया हाइड्रोजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन के साथ इसने कोऑर्डिनेट कर दिया, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव का चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव का चार्ज, जो एक डाइपोल बन गया, जो कि पोलर सब्सटेंस की पहचान होती है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में और 9th क्लास में भी ये डिस्कस किया था। पोलर उस टाइम बनेगा जब दोनों साइडों के ऊपर चार्ज, तो अगर पूछ ले हाउ पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन अमीनो एसिड, तो वो यूं आएगा कि हाइड्रोजन जो है ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है, इस वजह से रिमूव होता है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो है ना उसके वो एसिड है, तो एसिड की प्रॉपर्टी ही ये होती है H पॉजिटिव खारिज करता है। तो बेटा जब H पॉजिटिव खारिज करेगा वो नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगा, लोन पेयर उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, दैट्स व्हाई वो अपना बॉन्ड जो कर लेते हैं, एक साइड के ऊपर पॉजिटिव एक साइड के ऊपर नेगेटिव। ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ओवरऑल न्यूट्रल कैसे है, -1 इधर है +1 इधर है, -1 और +1 को कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाए, ओवरऑल न्यूट्रल है पोलैरिटी है इसमें, वो कैसे एक साइड पर नेगेटिव एक साइड पर पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल कहलाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये चीज हम लोग में ध्यान रखें। फिर बेटा आता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना वो रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, हम लोग चैप्टर 7 में भी डिटेल में बताता कि वो अपनी तब्दीली शो करता है अपने बॉन्ड्स के अंदर। इसके अलावा 9th चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि वो वेरिएशन इन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में वेरिएशन शो करता है। अब वो कैसे करेगा, हम लोग अगर देखते हैं नाइट्रोजन के ऊपर बेटा क्या है, लोन पेयर है ना, तो नाइट्रोजन सम ऑफ द टाइम्स अपना ये जो लोन पेयर होता है इसको इधर बॉन्ड बनाने में कोऑर्डिनेट कर देता है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बनाने में कोऑर्डिनेट कर देगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। जब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी और पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना बेटा, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से इलेक्ट्रॉन फौरन ऑक्सीजन खींच लेगा, यानी कि ये अपना बॉन्ड जो बना हुआ होगा उस बॉन्ड को तोड़ लेगा, और यहाँ पे यूं बनेगा C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसके ऊपर बेटा आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज।
तो इस तरीके से जो पेप्टाइड बॉन्ड है, और पेप्टाइड बॉन्ड बना कहाँ पे था, हम लोगों ने बेटा यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो कार्बन आई और ये इनमें पेप्टाइड बॉन्ड बना था। वही पेप्टाइड बॉन्ड है ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इस नाइट्रोजन के साथ कार्बन, इस कार्बन के साथ भी कार्बन मौजूद है, बाकियों के साथ छेड़खानी नहीं होती, यानी कि इसके साथ जो कार्बन है, जो कि ये वाला कार्बन है, इसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही, कार्बन आई के साथ ये कार्बन है, इसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही। तो रेजोनेंस कहाँ पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है, उसमें वेरिएशन आती है, जो कि बेटा इस स्टेबिलिटी को भी बढ़ाने की एबिलिटी रखता है। सही है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सिर्फ इसी में आते हैं, यानी कि ये भी पोलर बन जाते हैं, लेकिन टेम्परेरीली पोलर होते हैं। जैसे हम लोग ने बेंजीन में भी पढ़ा हुआ है ना कि वो उसको स्टेबलाइज कर देता है रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर, तो सेम उसी तरीके से ये डबल बॉन्ड की रेजोनेंस इनको ज्यादा स्टेबल कर देती होती। और इसी तरीके से जब ये डबल बॉन्ड कभी उसी जगह पे, जब कभी डबल बॉन्ड उस जगह पे चला जाएगा, तो इस वजह से इनमें रोटेशन रुक जाती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर नंबर 7 आइसोमेरिज्म में, सिस ट्रांस में, ये सिंगल बॉन्ड वाले फ्रीली रोटेट करते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जब होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसी डबल बॉन्ड की रेजोनेंस की वजह से उनमें जो रोटेशन पेप्टाइड बॉन्ड की होती है वो प्रिवेंट कर जाती है, वो रुक जाती है, महदूद हो जाती है, और ये स्टेबिलिटी भी इंड्यूस करवा देता है रेजोनेंशियल सिस्टम। फिर ये पेप्टाइड प्लेनर बना देते हैं। प्लेनर मतलब क्या होता है, सीधी लाइन में। अगर हम लोग इसको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से है, यूं होता है जैसे मैंने ये लिखा हुआ इस तरीके से। अब ये इसको हम आप लोग ऐसे देखो, यूं देखो, ये प्लेनर है ना, ये ऐसे प्लेनर दिखाई ऐसे दे रहा है ना, ये व्हाइट बोर्ड पे यूं देखेंगे तो ये प्लेनर बना, तो ये पेप्टाइड एक प्लेनर बना देता होता है इसको। और इसके साथ ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना बेटा, इसमें तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, लेकिन इसके साथ मौजूद जो कार्बन इधर वाला है और इधर वाला कार्बन, वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, उनमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, क्योंकि वो सिंगली बॉन्डेड होता है। ठीक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट और जनरल नॉलेज की चीजें थी, वो आप लोगों ने अच्छे से करनी है। फिर आ जाता है हमारा बेटा दूसरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी मतलब क्या होता है, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। और बेटा ये चीज मैंने पहले आप लोगों को थोड़ी सी बताई थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जस्ट एंड ओनली पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होती है, उसमें प्रोटीन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जब सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, तो वो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होगा इसमें अपने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता होता है। ठीक है, तो वो सबसे पहले जो होगा वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना स्टार्ट होगा। तो इसमें पोली सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर डेफिनेशन की तरफ चलेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड, पोली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, पेप्टाइड वही बॉन्ड जो ये मौजूद है, चेन जो कि प्रीवियसली बनी, ये सीधी नहीं रह सकती होती, डू नॉट लाई फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या, सीधी नहीं रह सकती, यूजली क्वाइल, ये कर्व हो जाती है, स्प्रिंग की तरह घूमना शुरू कर देती होती है, एंड होम और बनाती है, क्या बनाती है, हेलिक्स, रेगुलर कन्फिगरेशन, हेलिक्स बना देती है, या कन्फिगरेशन एक मुनासिब तरतीब बना देती होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा ही, जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, तो एक लंबी चेन है, लंबी रस्सी को हम लोग सीधा नहीं रख सकते होते, उसको हम लोग कॉइल करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं किसी खास तरतीब के साथ। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर होगा कि वो हेलिकल स्ट्रक्चर में, जैसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, या फिर बेटा क्या होती है, वो अपने एक रेगुलर अरेंजमेंट कर देती है उस फॉर्म के अंदर, ये एग्जिस्ट करना शुरू करती है। ठीक है, अब दो हेलिक्स बुनियादी तौर के ऊपर प्रोटीन में बनते हैं, एक बेटा होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, जैसे हमारे क्लॉक की है ना, यूं इस तरीके से वो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। बीटा हेलिक्स में क्या होगा, एंटी, उसके बिल्कुल उलट चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन। अल्फा हेलिक्स हमेशा जो फर्स्ट बनने वाला, पहला बनने वाला हेलिक्स होता है ना, वो अल्फा हेलिक्स होता है। और जितने भी आप लोग ये बोलोगे ना ऑड होते हैं, यानी कि 1 3 5 7, सो 1 3 5 7 9 11 वगैरह, वो हमारे सारे के सारे अल्फा हेलिक्स बनाएंगे।
जितने भी इवन वाले होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सो वो बेटा सारे के सारे हमारे बीटा हेलिक्स जो है वो बना। फिर इसके अलावा अल्फा हेलिक्स जो होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसके स्टेबल होने की रीजन ये होती है कि उनमें रिपल्शन जो होती है ना वो कम होती है, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इस वजह से वो स्टेबल ज्यादा होता है। और जो बीटा हेलिक्स होता है वो लेस स्टेबल होता है क्योंकि इनमें थोड़ी सी रिपल्शन पाई जाती है, उस रिपल्शन की बुनियाद के ऊपर बेटा ये अनस्टेबल हो जाता है। फिर ये अल्फा हेलिक्स जो होते हैं या बीटा हेलिक्स ये मेंटेन कैसे रहते हैं? ये बेटा मेंटेन रहते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मेंटेन रह जाते हैं, जो कि बेटा हम लोगों ने ना पढ़ा था फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर भी चैप्टर 4 में। तो हम लोग ना इसके वो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बनाते हैं, इस हेलिक्स को खत्म कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा उसको बनाते हैं। यहाँ पे है बेटा नाइट्रोजन, इसका लोन पेयर यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन अल्काइल हाइड्रोजन, फिर आ जाए कार्बोनाइल, फिर आ जाए नाइट्रोजन, इसके ऊपर हो पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, फिर आ जाए कार्बन अल्काइल हाइड्रोजन, फिर आ जाए कार्बोनाइल, फिर आ जाए नाइट्रोजन, इसके ऊपर हो लोन पेयर, यहाँ पे आ जाए हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाए कार्बन अल्काइल हाइड्रोजन, इसके साथ में हाइड्रोजन, फिर आ जाए कार्बोनाइल, सो इस तरीके से हेलिक्स जो होते हैं वो बनते जाते हैं। अब इसमें बेटा लोन पेयर को ना मैं ब्लैक के साथ शो कर देता हूँ। अब देखें हम लोग तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी ज्यादा तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी ज्यादा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो इन्हीं पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की बुनियाद के ऊपर लोन पेयर वाले स्पीशीज दो हैं, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, या ये ऑक्सीजन बॉन्ड कर लेगा, या अगर नाइट्रोजन के नजदीक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन होगा तो वो बॉन्ड कर लेगा। इसी तरीके से ये यहाँ से बॉन्ड कर लेगा। ठीक है, अगर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के नजदीक कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन आ जाता तो ये उसके साथ बॉन्ड कर लेता नाइट्रोजन। अब कार्बोनाइल के नजदीक हम लोगों की चेन में आ रहा है तो कार्बोनाइल के अंदर मौजूद ऑक्सीजन लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर देता। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा हुआ है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला अगर हाइड्रोजन किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले नेगेटिव चार्ज वाले सब्सटेंस के साथ मिलता है उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो यूं ये अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स अपनी बॉन्डिंग बरकरार रखते हैं, और वो किस तरीके से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर जो ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसी हाइड्रोजन बुनियाद के ऊपर ये अपना हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन। ठीक है बेटा, होप सो ये क्लियर भी हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। बेटा जो सेकेंडरी है ये तो हम लोग डिस्कस किए, सिंपल जो प्रोटीन है वो है। अगर थोड़े से कम्प्लेक्स प्रोटीन बनाने होंगे ना तो वो आ जाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो कॉइलिंग होती है ना ये रिकॉइल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये रिकॉइलिंग शुरू हो जाती है। अब इसमें आप लोग ये भी समझ सकते हो कि जो अल्फा हेलिक्स है ना वो यूं, ये हमारा अल्फा हेलिक्स आ गया। अब इसके ऊपर ना बीटा हेलिक्स इसी के ऊपर ही कॉइल होता है, सेपरेट नहीं होता, वो बिल्कुल इसके अपोजिट यूं चलता है। अब ये जो मैंने रेड के साथ शो की है ये अल्फा है, ये जो मैंने ब्लू के साथ शो की है ये बेटा कौन सा है? बीटा। अब फिर से क्या होगा, फिर से अल्फा हेलिक्स बनेगा। वो अल्फा हेलिक्स कैसे बनेगा, ये इसके से, और फिर बीटा हेलिक्स कैसे बनेगा? बीटा हेलिक्स में इसी के ऊपर ही चला जाएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट में। सही हो गया। अब यहाँ पर बेटा क्या है, ये जो ग्रीन है और ब्लू है ये बीटा है, अल्फा कौन सी? ब्लैक और रेड वाली है। तो अल्फा हेलिक्स जो है वो हमेशा अपनी लोकेशन को क्लॉकवाइज ही रखेगा, बीटा हेलिक्स को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखेगा।
और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें थिक बारीक जो चेन जल्दी चेन बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं वो सारे सारे अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। बीटा हेल जो टर्शियरी सॉरी अल्फा और बीटा मिलकर सेकेंडरी बनाते हैं जो कि थिक होते हैं जो बारीक होते हैं। लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये होगा वो उनकी मोटाई में ज्यादा होता है। उसमें ये होता है रिकॉइलिंग, कॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग होती ही रहती है, यानी कि पहले अल्फा चेन, फिर उसके ऊपर बीटा चेन, फिर अल्फा चेन, फिर उसके ऊपर बीटा चेन। जो अल्फा और बीटा चेन एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग करती रहती है और थोड़ी सी उनके स्ट्रक्चर के अंदर ना मोटाई में इंक्रीमेंट आ जाती होती है। इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का मतलब होता है घूमना एंड फोल्डिंग और इकट्ठा होना इसका पॉलीपेप्टाइड का। और वो इकट्ठा कैसे हुआ बेटा, ये मैं आपको वो चीज बता। अच्छा, अब इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है और वन वे फोर्सेस भी होते हैं। वो कैसे होंगे थोड़ा सा बयान करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बयान करूंगा। ये एक कॉइल आ गई, इसको इसको हम लोग यूं बना लेंगे। यूं बनाते हैं। अभी बेटा अभी देखो आप लोग के यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। एक तो हम लोग ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे कि रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर के बनने की बुनियाद के ऊपर नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, ऑक्सीजन के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड कर लेंगे, क्या है इसमें एक के ऊपर परमानेंट पॉजिटिव एक के ऊपर परमानेंट नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में अपोजिट चार्जेस के दरमियान बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये कौन सा हो गया, आयनिक बॉन्ड। इस तरीके से होता है पूरा स्ट्रक्चर मैं बना रहा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर हमारी बुक में नहीं, बेसिक चीजें हल्की से बताऊंगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो मिल गई। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है, ये पढ़ा ना, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ने मैं बता रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे है, और डाइसल्फाइड में ये जो अल्काइल है, इस अल्काइल के मिला के अगर एक सल्फर जो है ना वो बेटा इस चेन में मौजूद हो, एक सल्फर यहाँ पे मौजूद हो, तो इन दोनों सल्फर्स के दरमियान में जब ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो इनके अंदर बॉन्ड की जगह होती है ना, क्योंकि एक बॉन्ड तो इन्होंने कार्बन के साथ किया होता है, एक बॉन्ड ये आपस में कर लेते हैं और ये आपस में होने वाला बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर आ जाते हैं वांडरवाल फोर्सेस, या इसको हम लोग नाम देते होते हैं बेटा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट फोर्सेस। वाटर रिपेलेंट फोर्सेस किसमें होती हैं, ऑर्गेनिक चीजों में होती है। अगर इसी अल्काइल ग्रुप की पोजीशन के ऊपर, अल्काइल की जगह के ऊपर हम लोग ये लगा दें कि बेटा कार्बन आ जाए, कार्बन कार्बन, अब कार्बन कार्बन आ जाए यानी कि मीथेन मिथाइल ग्रुप आ जाए, इथाइल आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, पेंटाइल कोई भी आ जाए, तो इनमें जो आपस में फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, वांडरवाल फोर्सेस होंगी। इसको हम लोग लिखेंगे बेटा वांडर वाल फोर्सेस। ये कौन सी थी, डाई सल्फाइड फोर्सेस। ये कौन सी थी, आयनिक बॉन्ड वाली। और यहाँ पे कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, हाइड्रोजन बॉन्ड वाली। तो ये चारों फोर्सेज जो है ना वो मौजूद होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर वो पूछ ले कौन से बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, टर्शियरी में होते हैं ये चारों, सेकेंडरी में होते हैं जस्ट एंड ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हमारी बुक में नहीं, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा करेंगे। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हाईली कम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा पेचीदा होता है बेटा, हाईली कम्प्लेक्स बहुत ज्यादा पेचीदा। जो प्रोटीन्स है जैसे हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है ना, वो हीमोग्लोबिन जो है ना वो पॉलीपेप्टाइड जब टर्शरी चेन्स, ये वाली टर्शरी जो चेन्स होती हैं ये आपस में अरेंज होती हैं, एक तरतीब के साथ जुड़ती हैं, और वो तरतीब के साथ जुड़कर हेल्ड होती हैं बाई हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में वाटर वाल फोर्सेस भी आ जाती हैं, वाटर रिपेलेंट यानी कि अगर इनको हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो ये आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, सिकुड़ना शुरू कर जाती है।
उस सुकड़ने को हम लोग ये नाम देते हैं कि वाटर रिपेलेंट है, पानी से डर कर कंडेंस हो जाना, पानी से डरकर सिकुड़ जाना, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में है। फिर इसके अलावा इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और आयनिक बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। तो क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर जो सबसे कम्प्लेक्स होगा, ये बारीक सीधी सीधी चेन्स बनाएंगे, थोड़ी सी मोटी चेन्स हो जाएंगी। यहाँ पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो क्वाटरनरी में आएगा। ग्लोबुलर मतलब बिल्कुल गोल केंद्रमा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जो वाटर वहां पे अवेलेबल हो जाएगा वो उनको इकट्ठा कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा सारे का सारा स्ट्रक्चर प्रोटीन था। होप्स हो कि सारी की सारी चीजें क्लियर आउट हो गई। इस सारे में कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।